हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये क्लास 12th है केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट आपका सॉलिड स्टेट ये एनसीईआरटी बेस्ड जो भी आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं इनको आज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके माध्यम से काफ़ी कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। ठोस अवस्था के लिए क्या उच्च ताप होगा तब ठोस अवस्था में कोई पदार्थ रहेगा, तो आप कहेंगे नहीं, वो तो मेल्ट कर जाएगा, तो ए विकल्प हो नहीं सकता। बी दूसरे में देखिए निम्न ताप, एकदम करेक्ट यही आपका ऑप्शन है, क्योंकि निम्न ताप होगा तभी वह सॉलिड में क्या करेगा, वो रह सकता है। वैसे भी देखिए निम्न ताप करके ही जल को हम लोग उसको ठोस बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका इसमें ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट होगा। ठीक, और ये उच्च ऊष्मीय ऊर्जा, दुर्बल संसंजक बल ये सब नहीं होंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा अभिलक्षण नहीं है। क्या क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित एवं अभिलक्षणिक संगलन ऊष्मा होती है। एकदम करेक्ट है, ये तो होता है, आप जानते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, और शार्प उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है ना। समदैशिक प्रकृति, अब क्रिस्टलीय तो विषमदैशिक होते हैं, है ना, तो यही नहीं है, इसमें भी ऑप्शन आपका सेकंड ही करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं, और इसमें कोई है ही नहीं। ठीक, आंसर मिल गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस यहाँ हम लोगों को जानना है। देखते हैं ग्रेफाइट, देखिए क्या क्रिस्टलीय ठोस है यह ग्रेफाइट, या फिर क्वार्ट्ज, तो यही SiO2 जो क्वार्ट्ज है यही अक्रिस्टलीय, अच्छा अक्रिस्टलीय ठोस, सॉरी यहाँ पूछा था अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ये तो ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टलीय होगा, है ना, तो SiO2 जो है यही अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रोमेलम भी आपका ये क्या है, यह भी क्रिस्टलीय है, और सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलीय है, तो अक्रिस्टलीय यहाँ पूछा था, तो यहाँ भी ऑप्शन सेकंड ही सही होगा। ठीक, ये जानते रहिए इसको कि इसमें अक्रिस्टलीय ठोस पूछा था, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, SiO2 होगा। ठीक, ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करती है। तो अब आपको ये जानना है कि जैसे यहाँ ये देख लीजिए, ये किसकी है, यहाँ पूछा जा रहा है प्रतिलौह, मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक आपको जानना है ना। ये तो फेरोमैग्नेटिक का है, ये जो आप देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट में, ये किसके लिए है, तो ये तो है फेरोमैग्नेटिक की ये व्यवस्था है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड में क्या कहा गया है। सेकंड में देखिए ये भी सभी एक ही दिशा में है, तो ये भी फेरोमैग्नेटिक का है, ये भी नहीं होगा। अब ज़रा देखिए ये आपका क्या है, ये डोमेन्स में इलेक्ट्रॉन देखिए, दो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, फिर दो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ऐसे में क्या होगा, तो देखिए ऐसे में यहाँ पर यह भी नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा गया था आपसे क्या, प्रतिलौह पूछा गया था ना, एंटीफेरो का मतलब ही है कि अगर एक ऊपर होगा तो फिर दूसरा नीचे होगा,
ठीक, फिर ऊपर होगा, फिर एक नीचे होगा, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ठीक, जितने क्लॉकवाइज है, जैसे यहाँ देखिए ये 1 2 ये 3, उतने ही देखिए नीचे की तरफ भी होंगे 1 2 3। तो यही आपका ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वार्ट्ज कांच है ना, क्वार्ट्ज कांच जो है इसके अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में इसमें कौन सा सही है, तो ये जानना है। जैसे पहला आप विकल्प जरा चेक करिए क्या दिया है। फर्स्ट वाले में आप देखेंगे तो है सभी दिशाओं में समान होता है। क्या ये सभी दिशाओं में समान होता है, या फिर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, या मापा नहीं जा सकता है, या फिर हमेशा शून्य होता है। तो देखिए क्वार्ट्ज कांच जो होता है, क्वार्ट्ज कांच यह क्या है, अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय है तो अक्रिस्टलीय में अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट सभी दिशाओं में समान होगा। आप जानते हैं जैसे समदैशिक किस में होता है, समदैशिक होता है आपके अक्रिस्टलीय में। तो सभी दिशाओं में समान, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए क्या हीट करने से यानी कि गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। कोई अक्रिस्टलीय हीट करने पर वो क्रिस्टलीय कैसे बन सकता है ना। गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और पढ़ लीजिए विकल्प देखिए। लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में इसमें सही नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग जानते हैं कैसे होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब यहाँ चौथा विकल्प दिया है यह विषमदैशिक, तो ये चौथा विकल्प ही इसका सही नहीं है। और ये सब में भी मतलब हो सकते हैं, गर्म करने से किसी एक ताप पर ये क्रिस्टलीय बन सकता है। ठीक, ऐसा हो सकता है। और लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं। ठीक भाई, वही बात है। अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में ढाला जा सकता है। जब ठोस में बदला जा सकता है तो सांचे में आप ढाल सकते हैं। तो ये तो तीनों बातें सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक, यही सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें, जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण है। क्रिस्टलीय ठोस क्यों निश्चित गलनांक इसका होता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था लघु परास तक प्रेक्षित होना। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ परास तक प्रेक्षित होना। हाँ देखिए दीर्घ परास तक मतलब दूर तक क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था होती है, तो इसमें यही सही है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट आधा तो सही था। पहले वाले में देखिए क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था तक सही था, लेकिन आगे दे दिया कि लघु परास तक प्रेक्षित होना। लघु नहीं, पूरा दीर्घ तक, यानी जहाँ तक होता है वहाँ तक ये नियमित ही होता है। तो इसमें गलनांक का उच्च कारण यही है। ठीक, निश्चित गलनांक का कारण यही है इसमें, दूसरा वाला। तो और तो विकल्प होंगे नहीं, फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु फिर उसके बाद खाली स्थान है द्वारा बंधे रहते हैं। किसके द्वारा, मतलब क्या उसमें कौन सा बल लगता है। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा आयोडीन के अणु दिया है ना, तो लंदन बल, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया तो होती नहीं, आपको पता है। सहसंयोजक आबंध आयोडीन के अणु कहा है I2 सहसंयोजक बंध तो है इनमें, लेकिन अणु की बात हो रही है। अणु जो होते हैं वो किसके द्वारा बंधे रहते हैं। परमाणु जो होता है आयोडीन ये इसके मध्य तो सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो है सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ा, लेकिन अणु कैसे जुड़े हैं ये बात हो रही है। तो यहाँ पर अब जैसे कूलाम बल दिया है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका लंदन बल सही होगा, ठीक है। अणु के मध्य में जो बल यहाँ कार्य करता है वो कौन सा बल कार्य करता है, लंदन बल कार्य करता है, जानते रहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है ना, नेटवर्क ठोस इसमें कौन सा जालक है। तो ये देखिए SO2 तो है नहीं, नेटवर्क जालक आपका इसमें कौन सा होगा। आप वैसे भी जानते होंगे डायमंड है ना, हीरा, देखते ही यहाँ जान गए होंगे, क्योंकि इसमें कार्बन से ये मिलकर बना होता है। डायमंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। यह एक तो कार्बन से मिलकर बना है, ठीक, और एक कार्बन से अन्य 4 कार्बन जुड़े होते हैं, और ये 3D में ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से देखेंगे तो जैसे यहाँ समझ लीजिए, जैसे ये कार्बन है तो इससे यहाँ इसी प्लेन में यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन, और इसके बाद ये प्लेन के पीछे की तरफ कार्बन है, फिर यहाँ इसको आप डैश कह देते हैं, और ये वेज, ठीक, इस तरीके से। तो कभी पूछा भी जाए कि डायमंड में संकरण कौन सा होता है तो आप बताएंगे क्या, sp3 संकरण होता है। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। और दूसरी बात ये भी जानिए कि यह क्या होता है, यह ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होता है, मतलब इसमें करंट का आवागमन नहीं होता, ठीक, ये बातें भी जानना है। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन जो थर्ड होगा ये सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, मतलब विद्युत किसमें से आवागमन नहीं कर सकता। तो ये जरा देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड है, ये तो मेटल है ना, मेटल है तो इसमें तो आवागमन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नहीं पूछा है, ये जानना है। और टाइटेनियम ऑक्साइड है तो इसमें स्कैंडियम टाइटेनियम है ना, तो इसमें भी सॉलिड स्टेट में है, मेटल है तो ये भी तो हो जाएगा, ठीक, करंट का आवागमन हो जाएगा। सी में जरा देखिए, आयोडीन है, ये कोई मेटल है नहीं तो इसमें तो आवागमन होगा नहीं। और देखिए H2O है, और वो भी सॉलिड है, प्योर H2O होना चाहिए, मतलब उसमें कोई साल्ट वोल्ट कुछ भी नहीं मिक्स है, तो प्योर H2O शुद्ध जल, और वो भी सॉलिड स्टेट में, तो इसमें भी करंट का आवागमन नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन के देखिए क्या दिया है, केवल ए नहीं, केवल बी, ये भी नहीं होगा, CD, तो ऑप्शन हाँ थर्ड, यहाँ देखिए ऑप्शन थर्ड C एवं D ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, और ये NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है, आयनिक ठोसों का अभिलक्षण इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है। गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान नहीं, गलित अवस्था में तो ये नहीं पूछा है तो यही हो जाएगा। देखिए गलित अवस्था कहने का मतलब ये फ्यूज्ड फॉर्म जो होता है, जैसे
कोई आयनिक ठोस मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया, क्या यहाँ आपने सॉल्ट ले लिया, नमक आपने इसमें ले लिया, ठीक। और इसको आपने हीट किया बर्नर की सहायता से, इसको आप इतना हीट किए, इतना हीट किए कि ये मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक, लिक्विड में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्यूज्ड फॉर्म, यानी कि गलित अवस्था, ठीक है। यही गलित अवस्था है, ये गलित अवस्था जो है यही है। तो इसमें तो करंट का आवागमन होगा, बहुत तेज़ी से होता है, जबकि यहाँ दिया बहुत कम, तो और नहीं पूछा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ग्रेफाइट खाली स्थान की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट किसकी उपस्थिति के कारण ये सुचालक होता है? तो देखिए ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपर रूप हैं, जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, बकमिनिस्टर फुलरीन हुआ, ये क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। तो ग्रेफाइट में आपको देखने को मिलता है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, है ना, फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं वो फ्लो करती है। तो क्यों करती है, तो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, ये जानना है। और वैसे भी आप जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है ये खट फल की संरचना ऐसे बेंजीन लाइक होती है, बेंजीन लाइक ऐसे कार्बन कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हर जगह फ्री होता है एक एक। तो इसके ऊपर ऐसे लेयरिंग करके आप रखते जाइए तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और यहीं पर ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं हर जगह, तो उसी को आप मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। अगर इसमें ग्रेफाइट में कभी पूछा जाए संकरण कौन सा होता है तो आप बताएंगे sp2 संकरण है, ठीक। तो ये भी जानते रहिए, एक्स्ट्रा जानकारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है? मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वह सुचालक होगा अथवा विद्युत रोधी होगा। तो देखिए इसमें आपको ये जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है नॉर्मली, ये तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मतलब ये होगा ही नहीं, इसका टाइटेनियम का ही ऑक्साइड होगा। लेकिन याद रखें यहाँ टाइटेनियम, ये देखिए TiO3 होगा, ये याद रखना है, इसमें टाइटेनियम का ही ऑक्साइड होगा। लेकिन ये कौन सा, मोनो ऑक्साइड नहीं, टाइटेनियम मोनो ऑक्साइड नहीं, टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड होगा। यह जैसे देखिए विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर आप कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि विद्युत सुचालक और विद्युत रोधी दोनों का ये काम करने लगता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट होगा, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? धातुओं के समान, इसमें कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो सिंपल इसमें देखिए जैसे क्या दिया है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये तो रेत है, ये होगा नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो है, इसमें स्पेशल देखिए ऑक्साइड सभी नहीं करते, केवल ये क्रोमियम का जो ऑक्साइड आप देख रहे हैं यही है एक ऐसा जो इसका ऑक्साइड ऐसा है जो वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे धातु जैसे प्रदर्शित करते हैं ठीक उसी तरीके से ये क्रोमियम का ऑक्साइड CrO2 यह धातु के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा, इसको जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल खाली स्थान द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता। मतलब किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल पर क्या नहीं हो सकता, क्या वहाँ पर अणु नहीं हो सकता? जालक स्थल पर क्या अणु नहीं हो सकता, या आयन नहीं हो सकता, या इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, या परमाणु?
तो देखिए कण तो आपको बताया गया है ना, कण कण रह सकते हैं। अब कण में कौन कौन आता है, वो एटम आता है, एटम यानी परमाणु आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, एटम मॉलिक्यूल, आयन भी आ जाता है, ठीक, आयन भी आ जाता है। तो परमाणु अणु आयन तो होंगे, परमाणु अणु आयन होंगे, और इसमें नहीं पूछा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, ग्रेफाइट को किस रूप में हम लोग इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। चालक ठोस तो है क्योंकि इसमें करंट चलता है, जालक ठोस, हाँ जालक ठोस भी है क्योंकि कार्बन कार्बन से ही मिलकर बना होता है, सहसंयोजी बंध भी होता है, तो सहसंयोजक ठोस भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ये आयनिक ठोस नहीं कह सकते इसको आप, ठीक, आयनिक ठोस आप इसको नहीं कह सकते। तो ऑप्शन इसमें 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान में धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। अच्छा, अंतराकाशी में, अब अंतराकाशी में तो आपको बताया ही गया था कि ये फ्रैंकल आप पढ़े थे वहाँ पर, है ना, फ्रैंकल में ही वो अपने जालक बिंदु से हटकर वो अंतराकाश में चले जाते हैं। तो ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट होगा। साटकी में तो धनायन ऋणायन निकल जाते थे बाहर, है, ठीक। इस तरीके से ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब, शॉटकी दोष कब होगा, धनायन और ऋणायन समान संख्या में जब अपने जालक बिंदु से हटकर वो सतह पर चले जाते हैं ठोसों के, तभी ऐसा होता है। तो अब आप इसमें चेक कर लीजिए कौन सा सही है। कुछ धनायन कुछ धनायन कहा जा रहा है अपने जालक स्थानों से निकलकर, कुछ धनायन नहीं, जितने धनायन उतने ऋणायन, तो ये तो होगा नहीं। जालक में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं, यही सही है, समान संख्या में हटते हैं, ठीक। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। पी प्रकार के अर्धचालक, अब आपको बताया गया था वर्ग 13, 14, 15, जब वर्ग 14 के तत्वों के साथ वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और जब वर्ग 14 के साथ वर्ग 15 के तत्वों को जोड़ते हैं तब एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो देखते हैं, देखिए अब इसमें क्या है। जैसे पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। अच्छा, क्या ये धनात्मक होता है या फिर उदासीन होता है या ऋणात्मक होगा या पी अशुद्धि की सांद्रता पर डिपेंड करता है। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो ये उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन, न्यूट्रल होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा जो उत्पन्न आवेश के बारे में पूछा गया है तो यहाँ उदासीन होगा, कोई आवेश नहीं, ठीक, न्यूट्रल होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। सिलिकन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए। तो देखिए अब संयोजकता के बारे में तो आप यहीं समझ लीजिए। जैसे आपको बताए थे ये बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक। तो इनकी संयोजकता बोरान परिवार में जितने भी यहाँ पर नीचे आपको तत्व मिलेंगे 3 संयोजकता होती है। ये संयोजकता लिख रहे हैं, ध्यान देना। और कार्बन परिवार में सबकी संयोजकता 4 होती है। नाइट्रोजन में तो आपको नाइट्रोजन की देखने को मिलेगी 3, और जितने हैं 3 और 5, तो इसलिए इसका 3 और 5 लिख दे रहे हैं। वैसे नाइट्रोजन जो है केवल इसी की 3 और सभी की 5 ही होती है, ठीक। मतलब 5 जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो 5 संयोजकता जो है ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ देखिए क्या करना है। एन प्रकार के अर्धचालक की बात हो रही है यहाँ, तो एन प्रकार का कब होगा, जब आप इसमें ये वर्ग 14 है, कार्बन परिवार जो है वर्ग 14, 15 वाले को इसमें मिलाएंगे, ठीक है, इसमें मिलाएंगे
तो ये 5 संयोजकता वाले विशेष रूप से। अब नाइट्रोजन तो एक गैस है, इससे अर्धचालक थोड़ी बनेगा, इसकी तो 3 ही होती है, तो 5 को ही आपको लेना है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में, मतलब एफसीसी की बात हो रही है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या। अब देखिए, एफसीसी में आप वैसे भी जैसे सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, ठीक, ये तो पढ़े ही थे। अब देखिए होता क्या है, सिंपल क्यूबिक में आप निकाले थे तो लगभग कितना भरा रहता है, यानी संकुलन क्षमता कितना होती है, लगभग 52% हो जाती है। ठीक, ये एफसीसी में लगभग आपको देखने को मिलता है 74% होता है। ठीक, और बीसीसी में आपको देखने को मिलता है 68%। ठीक, ये तो अगर याद रहे तो और अच्छा। अब यहाँ पूछा है रिक्तियों की कुल संख्या, है ना, रिक्तियों की कुल संख्या, रिक्तियों की कुल संख्या। अब वैसे अगर आप रिक्त स्थान चेक करते हैं, प्रतिशत में पूछा गया होता, यहाँ तो अच्छा प्रतिशत पूछा नहीं गया, रिक्त स्थान का प्रतिशत अगर पूछा गया होता 100 में से आप ये 74 निकाल देते, तब तो आपका 26% आ जाता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यहाँ रिक्तियों की संख्या नहीं, हमें लग रहा है यहाँ होना चाहिए था, क्या जान रहे हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल समन्वय संख्या यहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। ठीक, समन्वय संख्या होती है। तो इसके लिए भी तो आपको एक ट्रिक ही बताए थे, जैसे ये बीसीसी है ना, बीसीसी है, एफसीसी है, या सिंपल क्यूबिक है। ठीक, सिंपल क्यूबिक, इसको भी एससीसी लिख दीजिए। तो आपको इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, याद होगा, बताए थे कि जैसे आप लिख लीजिएगा क्या, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ये कहे थे कि इसको आप लिख लीजिएगा, और इसके बाद आप इसी के नीचे नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यही जो नंबर आ रहा है उसके नीचे लिख कर जोड़ दीजिए। जैसे बी आ रहा है तो 2 आप लिख दीजिए यहाँ, सी आ रहा है 3 प्लस थ्री, तो देखिए 3 3 6 2 8, किसका, बीसीसी क्या हो गया, है ना, बीसीसी क्या हो गया ये। अब यहाँ किसका पूछा, फलक केंद्रित का, तो इसमें देखिए ज़रा सा, एफसीसी, एफ किस पर आ रहा है, 6 पर, तो 6 कर लीजिए, 6 प्लस थ्री, ठीक, +3, तो यहाँ 6 3 9 3 12 हो जाएगा। ठीक, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में। अब यहाँ लेकिन फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कह रहा है। हाँ, देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या अगर पूछेगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तब तो वो आपका 4 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। लेकिन अगर समन्वय संख्या अगर पूछता, समन्वय संख्या पूछता एफसीसी का, तब 12 आ जाता। ठीक, तो ऐसा करते हैं ना, देखिए इसमें जो पूछा है वही आप बताइए, चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या अगर पूछ रहा है तो 8 बताइए। ठीक, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कुल कितना आएगा, 8। अगर यहीं समन्वय संख्या पूछता तब आप 12 लगा देते। ठीक, एफसीसी के लिए अगर यहीं समन्वय संख्या पूछता तब 12 लगाते, लेकिन इसका ऑप्शन यहाँ दूसरा आप लगाएंगे, चतुष्फलकीय रिक्तियों कुल संख्या पूछा है। ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, तो देखिए अब बस 27 नंबर तक क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, इसको हम लोग आज ख़त्म कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लें, दिखेगा, हाँ देखिए कहा जा रहा है कि AGBR क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं, AGBR द्वारा। तो AGBR आपको वैसे भी बताया गया होगा कि शॉटकी और फ्रेंकल दोष, आपको तो ये लिखवाए ही थे, है ना, शॉटकी और फ्रेंकल दोष दोनों दिखाते हैं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी। ठीक, शॉटकी फ्रेंकल दोनों दिखाता है, AGBR, इसको याद रखना है। ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होती है। तो सर्वाधिक संकुलन क्षमता आपको याद रखना है, जैसे CCP जो देख रहे हैं, CCP और HCP दोनों में 74% होता है, तो ये याद रखना है। और BCC में तो 68 होता है। अब यहाँ भी BCC दे दिया है 68, BCC यहाँ भी दिया है, तो ये ऑप्शन आपका दूसरा ही करेक्ट होगा। अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में देखिए, अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत। अब अंतः केंद्रित घनीय, तो अंतः केंद्रित घनीय के लिए तो यहाँ क्या पूछा, रिक्त स्थान पूछा है ना। मतलब BCC के लिए अगर पूछा होता संकुलन क्षमता तब तो आप बता देते 68% होता है ना, लेकिन रिक्त स्थान पूछा है तो 100 में से आप 68 निकालिए, 100 माइनस 68 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा, 32%। तो थर्ड आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खटकोणीय निविड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। खटकोणीय निविड़ संकुलन के लिए यहाँ ध्यान देना पूछा है, और वो भी असत्य पूछा है। उपसर्ग संयोजन संख्या 12 होती है, खटकोणी के लिए तो 12 होती है, सही है। इसमें संकुलन क्षमता हाँ निश्चित वही 74% होता है खटकोणी में भी। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ तृतीय परत के गोलों द्वारा घेरी रहती हैं, सही है। इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोले, यही आपका सही नहीं है। ये चौथा जो विकल्प देख रहे हैं यही सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उपसंयोजन संख्या समान होगी। अब समान यहाँ देखिए, देख लेते हैं किसके लिए होता है। क्लोराइड आयन FCC जालक बनाते हैं, क्लोराइड आयन FCC जालक बनाते हैं। हाँ, NaCl में FCC तो होता है, NaCl जो है ये FCC होता है, ये तो सही। देखिए Cl माइनस आयन FCC चालक बनाते हैं, ठीक है। और Na प्लस आयन एकक कोष्ठिका की सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित भी होते हैं। हाँ, ये तो उपस्थित भी होते हैं, एकदम करेक्ट है, यही फर्स्ट आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया आपका, ठीक। ये अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में इसका जो सोडियम आयन होता है वो उपस्थित होता है, और क्लोराइड आयन जो है ये FCC जालक भी बनाता है, तो एकदम करेक्ट है यही। तो 26 का फर्स्ट याद रखे रहेंगे। और आज का देखते हैं, अभी और क्वेश्चन है क्या इसमें, देख लेते हैं हम लोग कितना है। देखिए 30 तक आप देख लेते हैं, और भी जो होगा तो फिर बाद में देखेंगे हम लोग। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना में उपसंयोजन संख्या क्या होगी। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, अब ध्यान दीजिए, यहाँ द्विविमीय मतलब यहाँ ये जैसे द्विविमीय, त्रिविमीय नहीं कहा गया है, द्विविमीय, ठीक है। द्विविमीय में ऐसे बनता है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ठीक उसी के नीचे ये, जैसे ये है, देखिए द्विविमीय, ये देखिए जरा सा, जैसे ये आपका है, अभी ये तो एक बीमी ऐसे एक ऐसे लगाए हैं, लेकिन जैसे अगर आप ऐसा बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए ये, और कलर इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक, वाइट कर ले रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, और फिर ये देखिए यहाँ, अब इनके बीच में, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ जैसे आपको देखने को क्या मिलेगा कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, तो अभी यहाँ बनाइए वर्ग निविड़ संकुलित संरचना, जरा बनाइए,
देखिए इसमें बन रहा है ना, यहाँ ये बना इसमें। और इसमें अगर आप चेक करें, इसमें देखिए एक से यहाँ तो ये तो खटकोड़ी बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कितने, हाँ फोर तो मिल रहे हैं ना। जैसे द्विमिमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में उपसंयोजन संख्या क्या होगी? उपसंयोजन संख्या, जैसे एक को पकड़िए और देखिए कि उसको कितने टच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लीजिए, इसी को आप पकड़िए और देखिए इसको कितने टच कर रहे हैं। ये टच कर रहा है, ठीक, डायरेक्ट ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। तो 4 होगी इसमें, ठीक है। समन्वय उपसंयोजन संख्या जिसे आप कहते हैं, ठीक है। उपसंयोजन संख्या, वैसे समन्वय संख्या यहाँ हिंदी में लिखना चाहिए था। चलिए फिलहाल वही पूछने की इसका मतलब है, तो 4 होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। अपमिश्रित से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? अपमिश्रित से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा? तो देखिए अपमिश्रित से इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। आज 30 तक देखते हैं बस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर कौन सा अर्धचालक बनेगा? सिलिकॉन, अब आपको ऐसे ही पता करना, जैसे ये कार्बन परिवार का है सिलिकॉन, है ना। तो अब इसमें क्या मिलाना है? सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसको अगर मिला दें तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन अधिकता देखिए आगे वाला होगा, मतलब नाइट्रोजन फैमिली वाला, जिसकी 5 संयोजकता होती है। ये फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब, इसको अगर इन सभी को अगर आप इनमें मिलाते हैं सिलिकॉन में, तो बताए थे आपको n प्रकार का बनेगा। तो ये तो आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा, सेकंड, n प्रकार का अर्धचालक, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों का क्षीण आकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों का क्षीण मतलब कमजोर आकर्षण होता है। ये तो एकदम परफेक्ट बात है, मतलब सही बात है। और यहाँ नहीं पूछा है, लौह चुंबकीय पदार्थों को अस्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थों को अस्थायी रूप से चुंबकीय किया जा सकता है, और यहाँ नहीं दिया है, तो यही विकल्प सेकंड आपका सही है, ठीक। तो और भी इस तरीके के क्वेश्चन हम चैनल पर डालते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, इसके बारे में बताइए, जिससे उनको भी लाभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।